देखिए पहला ये क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ बोला गया है कि आपको ना ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी ध्यान से सुने, मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा पूरा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना एलिमेंट लिखा हुआ है। एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहा जाता है। ठीक है, और ये लिखे हुए तत्व ए बी सी डी, चार तत्व हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये आप ध्यान से समझे ना। ठीक है, और आप आंसर बताने की पूरी कोशिश करना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो हमें इन सबका दे रखा है, ए बी सी डी का। ठीक है, ये मैंने एलिमेंट को हिंदी में लिख दिया और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हिंदी में लिख दिया। अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि आपको इनकी वैलेंसी बतानी है। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है एलिमेंट सी की। आपको तत्व सी का ना आपको वैलेंसी बतानी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनिए। देखिए, जिन बच्चों को आंसर पता है वो खुद बताना। ठीक है, तो हमें सी की बतानी है। तो वैलेंसी हम आंसर कर रहे हैं, पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। वैलेंसी ऑफ सी, जो सी है ना उसकी वैलेंसी देखो। वैलेंसी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसके सबसे लास्ट में देखो, पांच है या एक है या सात है या तीन है। तो जो वैलेंसी है ना, हमें सी की पूछी है। तो ये सात है ना, सात। अगर ये चार से ऊपर लिखा है, जैसे पांच छह सात आठ, तो हम आठ में से घटा देंगे। या सात लिखा है तो आठ में से घटा देंगे सात को, तो एक आ गया। तो वैलेंसी ऑफ सी कितनी आ गई, एक आ गई। ठीक है, अब हिंदी में सुन लो, संयोजकता। ठीक है, सी की संयोजकता तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर अगर चार से ऊपर दे रखा है तो आठ में से घटा देंगे, लास्ट वाले को देखना है। आठ में सात गया, एक आ गया, तो एक आंसर आ गया। ठीक है, हिंदी में भी। अब उसने यहाँ पूछा है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। ठीक है, तो वैलेंस, ये मैं पहले इंग्लिश में। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, और सी का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो सबसे बाहर है। तो सबसे बाहर इसकी क्या है, सात है। तो सात इसका आंसर है। तो सी का। ठीक है, जो बच्चा करता जा रहा है ना वो आगे करता जाएगा। ठीक है, वीडियो को आगे कर लेगा। संयोजक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सात आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। ये मैंने कर दिया, इसका ये दो पार्ट हमसे पूछे थे। अब मैं आपसे जनरली ऐसे पूछ रहा हूँ कि अगर हमसे ए की वैलेंसी पूछी होती तो कितनी होती। अगर ए की वैलेंसी पूछी होती यानी कि ए की संयोजकता, तो आठ में से पांच के तीन, इसकी आ जाती एक, इसकी आ जाती एक, इसकी आ जाती तीन। अगर बाहर लास्ट में एक लिखा है तो एक ही होगी वैलेंसी या संयोजकता। दो लिखा तो दो होगी, तीन है तो तीन होगी, चार है तो चार होगी। लेकिन जैसे चार से ज्यादा होगी तो हम आठ में से घटा देंगे। ठीक है, और अब उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा था ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाहर वाले कक्ष में कितने हैं। देखो ये कक्ष होते हैं, मतलब शेल होते हैं, के एल एम एन। ठीक है, तो जो भी अगर हमें नंबर दे रखा है तो इसके बाहर ये माना जाएगा। अगर तीन लिखा है तो यहाँ तक लिखा तो ये बाहर वाला माना जाएगा, और ऐसे अगर इसमें ये लिखा तो ये बाहर वाला माना जाएगा, और यहाँ पर आठ होगा। जब पहले वाला भरता है उसके बाद ही वो आगे जाएगा, ये भरेगा तो फिर आगे जाएगा, ये भरेगा तो फिर आगे जाएगा। ठीक है, तो हमें लास्ट वाले को देखना होता है। लास्ट वाले को संयोजक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये कुछ करना नहीं है, समझाया था मैंने। ठीक है, अगर डी का पूछा तो तीन होता, सी का पूछा होता संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन होता, बी का वन होता, ए का फाइव होता। क्लियर हो गया। तो अब उसके बाद से बी में बोला है कि नेम एलिमेंट ए एंड बी। तो आपको ए और बी का एलिमेंट का नेम बताना। तो ये हमने ए पार्ट किया। तो बी में हमसे पूछ रहा है एलिमेंट का नेम बताना आपको। तो नेम ऑफ एलिमेंट ए, तो ए तत्व का नाम। तो ए तत्व का नाम क्या है, ये जो ए है ना इसका नाम क्या है, ए तत्व का नाम। यहाँ देखो, दो और पांच की तो सात, टोटल करना पड़ेगा हमें। दो और पांच सात, तो सातवें नंबर पे कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो आपको चैप्टर नंबर 4 में टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बात और सुन लो, ये मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन आएंगे, ये केवल प्रैक्टिस के तौर पर करवा रहा हूँ, रिवीजन के तौर पर। ठीक है, और आपको आंसर पता है, आप आगे करते जाओ फटाफट वीडियो को। ठीक है, बाकी मुझे तो पूरा डिटेल में समझाना होगा। ठीक है।
उसके बाद यहाँ बी का पूछा है, तो नेम ऑफ एलिमेंट बी, तो बी तत्व का नाम क्या होगा, जल्दी बताओ बी तत्व का नाम क्या होगा। तो 11 नंबर पे कौन होता है, आपको टेबल जो है ना पूरी पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये साइंस की बुक है आपकी, ठीक है। तो साइंस की बुक में जैसे अब ये 8 2 8 1 है ना 11, तो ये सोडियम होता है, क्या होता है, सोडियम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ बुक में, ये चैप्टर 4 है, ये वाले टेबल की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदी वाले अपनी हिंदी वाली बुक में देख लेंगे, ठीक है। तो इस बुक में आपको सब पता होना चाहिए। देखो ये रहा, ये जो है ना ये KLM है, ये इसका टोटल करो 2 8 10 और 11, तो ये 11 तो है। तो देखो तीनों चीजें सेम होती हैं, ये और ये। मेरा मकसद केवल पेपर करवाना नहीं है, थोड़ा आपको समझाने का, क्योंकि आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मुझ पर डिपेंड नहीं, आपको बहुत एक्स्ट्रा करना है, तो बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो ये और ये तीनों सेम होते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग है वो याद कर लो, बाकी सेम वाले छोड़ देना, वो अपने भी याद हो जाएंगे, ठीक है। ये KLM है, तो इसका टोटल करो 2 8 10 और 11, तो ये 11, देखो ये 11 इलेक्ट्रॉन 11 ही है ना, इस तरीके से। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही एटॉमिक नंबर होते हैं, और जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन है। तो तीनों बराबर होते हैं, 1 2 और 3, ये तीनों सेम। ये अलग हो सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर देखो लिथियम का ये 3 है प्रोटॉन, और ये कितना 4, अलग है ना। और वैलेंसी देखो, वैलेंसी भी आपको बता देता हूँ, वैलेंसी पता है संयोजकता, ठीक है। तो देखो बाहर 1 है तो 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि इसको देखो के में ना केवल 2 चाहिए होते हैं, बस 2 वाले अलग याद कर लो। इसमें केवल कितना चाहिए होता है, 2, तो इसको 1 है तो 1 बचा तो 1 आ गया। इसमें 2 पूरे भरे हुए ना, तो के वाले में 2 ही तो चाहिए होते हैं, नहीं पता तो याद कर लो, इसमें 2 ही चाहिए होते हैं। 2 आ गया तो इसको कुछ भी नहीं चाहिए तो 0 आ गया। अब इसके बाहर 1 है ना, बाहर वाला 1, तो 1 ही आ गई। 2 है तो 2 ही आ गए, 3 है तो 3 ही आ गए, 4 है तो 4 ही आ गए। जैसे 5 आया 8 में से घटा दिया, क्योंकि इस वाले में ना एल में 8 ही भर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 4 से बड़ा आएगा तो आप 8 में से घटा देंगे, ठीक है। ये 8 में हट गए 0 बचे। ऐसे इसके बाद क्या 1, तो 1 आ गया, 2 है तो 2, 3 है 3, 4 है 4, 5 है। तो देखो इसकी ना ये जो फॉस्फोरस इसकी 3 का दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और 6 तो 8 में से घटा दी 2 बचे, 8 में से घटा दी 7 1 बचा, 8 में हट गए 0, ठीक है। देखो ये जो M है ना M, इसमें 8 लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि जो M है ना M, उसमें मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने ले सकते हैं। देखो ये ना जो कक्ष होते हैं ना, कक्ष, उसका फॉर्मूला होता है। देखो जो भोर है ना, भोर आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने बताया, जैसे ये जो पहला इसको के बोलते हैं, के कक्ष, ठीक है, शेल, ये क्या है एल, ठीक है, शेल, ठीक है। और ये क्या एम, एम क्या है शेल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। अगर मुझे के में पता लगाना ना कितने भर सकते हैं, कितने भर सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, तो पहले वाला तो 1 पुट करेंगे, 1 पुट करो, 2 1 जा 2 1 जा 2, फिर एल, तो 2 पुट करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, फिर एम 2 की 3 पुट करो, ठीक है। अच्छा सॉरी यहाँ 3 पुट करना था, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। देखो मैक्सिमम 18 भर सकते हैं, लेकिन लेते 8 ही हैं। ऐसे एन, एन में 4 पुट करो, यहाँ पर है ना, यहाँ पुट करना है, ऊपर 2 ही रहेगा, ठीक है। 32, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये है ना, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो अलग अलग कक्ष में किस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। तो आपको इसके आंसर में ना, इसके आंसर में ये लिखना पड़ता है, ये पूरा ये जो मैंने बताया, ठीक है। और ये देखो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट में लिए जाते हैं, लेकिन लिए मतलब लेते हैं हम इतने 8, लेकिन लिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए 8 8 लेते हैं जब हम भरना होता है हमें, ठीक है। तो मैं आगे चलो, आगे देखो,
तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर के हिसाब से मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बी तत्व का नाम क्या आ गया, जो बी एलिमेंट है, ठीक है, इसका नाम क्या आ गया, देखो कितना है, 2 8 11, तो नाइट्रोजन, ओ क्या नाम आ गया, इसे सोडियम आ गया, ठीक है, सोडियम। क्लियर हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने कहा आराम से तसल्ली से वीडियो बनाता हूँ ताकि आसपास की तैयारी भी हो जाए। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, आणविक सूत्र लिखना है आपको इसका, आणविक सूत्र, ठीक है। तो इंग्लिश में तो लिखा हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो अब कैसे बताएंगे, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, ए, तो यहाँ पे लिखा आपने कॉपर और ये हाइड्रोक्साइड। जैसे हिंदी में ना, तो आप इसको कॉपर ही लिखेंगे और ये हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नाम वही रहेंगे। तो पता है कैसे करते हैं इसके सूत्र लिखने के लिए, आपको थर्ड चैप्टर निकालना पड़ेगा, मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ कि जैसे आपको करना है, ठीक है। अब आप बुक आपके पास हो तो याद होना चाहिए, ये है पूरी टेबल, ठीक है, ये पूरी टेबल है। तो इसने बोला है कॉपर, तो कॉपर का ये रहा, अब आप यहाँ 1 भी लिखा और ये सेकंड भी लिखा, तो कुछ नहीं लिखा तो हम फर्स्ट ले लेंगे, तो कॉपर में Cu, तो यहाँ पर आप इसका सिंबल लिखेंगे Cu, चाहे हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में सिंबल तो वही लिखना पड़ेगा। और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का ये रहा OH, ऐसे किसी का भी आ सकता है। तो आपको याद होनी चाहिए टेबल, देखो इन सब की 1 होती है, ये सारों की 1 होती है, इन सब की जो है ना 2 होती है, इनकी 3 होती है, 3 वाला याद कर लो और 1 वाला बाकी बचे 2। अब पूरा याद होना चाहिए तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, मेन याद कर लो ना, ये मेन में नहीं ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाकी तो आप जो 4 चैप्टर से टेबल याद करोगे उससे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है, आपका OH है, ठीक है। अब मैंने इसके प्लस बनाने लगाया, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद वैलेंसी लिखो, वैलेंसी मतलब तो संयोजकता, ठीक है। ये देखो वैलेंसी कितनी है इसकी, ये जो कॉपर फर्स्ट है इसमें आ रहा है ना 1 में, तो इसकी वैलेंसी 1 हो, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड इसमें आ रहा है, ये भी 1 में आ रहा है, 1 में आ रहा है ना, इसकी वैलेंसी 1 हुई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो CuOH आ गया आंसर। क्लियर हो गया, इस तरीके से करना है इसको, ऐसे कोई भी आ सकता है। देखो जो बुक के है ना, जैसे बुक का देखना ना, ये वाला, ये वाला, ये सारे कर लो। और देखो ये बुक के आए हुए हैं एग्जाम में, ये देखो ये सारे ना, ये अच्छे से कर लो बुक वाले। ये देखो सोडियम ऑक्साइड, इसका Na होगा, O होगा, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सुन रहे मेरी बात। और देखो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ये इसने बोला इसमें कितने एटम्स है, तो यहाँ पे H2 लिखा तो 2 ये हो गए, H कुछ भी नहीं लिखा तो 1, तो 2 + 1 कितना का 3 आ गए, ठीक है। ऐसी P में 1 है, O में कितना 4, तो 1 और 4 कितने हो गए, 5 आ गए, क्योंकि इसने यहाँ पे पता ही पूछा है, एटम्स पूछे, एटम्स कितने हैं। और ये देखो इसको ऐसे बदलना है, इसको ऐसे बदलना है, अब इसको ऐसे बदलना है, बोलो इसका नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, ठीक है। तो इसका नाम क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, इसका नाम क्या, पोटेशियम सल्फेट है। तो आप एक को कैसे पता चलेगा, देखो ये SO4 है, ये लिखे हुआ है ना यहाँ पर, देखो सल्फेट ये रहा, SO4 सल्फाइड ये रहा, तो ये याद होना चाहिए। तो इसको ऐसे बदलना आना चाहिए, इसको ऐसे बदलना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो पेपर का मकसद ये है कि इसके आसपास की चीजें आपको करवा सकूं, ताकि काफी बेनिफिट आपको मिल जाए। इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है मेरी, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियो बहुत लंबी लंबी होते हैं, क्या करें, ठीक है। अब पार्ट में बनाने का वो नहीं है ना, फिर इस तरीके समझ जाओ आप, है ना। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो ऐसे लिखा, ठीक है। तो हिंदी वाले हिंदी में लिखा है आएगा। अब ये ना KVS का पेपर ना इंग्लिश मीडियम में आता है, इसका SST और साइंस का, ठीक है, इसलिए तो बच्चों को काफी वो हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपके लिए हिंदी में भी कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम नाइट्रेट, अब एल्यूमिनियम को कैसे पता लगाओगे, देखो एल्यूमिनियम का पता लगाओ, एल्यूमिनियम कहाँ लिखा है, ये रहा, ठीक है। तो Al लिख लो, ऊपर ये जो लिखा है ना, इसको लिखनी जो होती है वैलेंसी होती है, आप Al लिखो खाली, ठीक है।
तो ए एल लिख दिया। यहाँ पे क्या, अब सिंबल लिख दो, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, मेन आपको फॉर्मूले पूछा है ना, 1 नंबर का लिख दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और नाइट्रेट का क्या है, नाइट्रेट ढूंढो, इसमें क्या है। ठीक है, नाइट्रेट का ये रहा। ठीक है, NO3 है। उसके बाद एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3। अब आपको याद होना चाहिए, मैं तो बुक दिखा रहा हूँ ना आपको समझाने के लिए। ठीक है, वैलेंसी तो यहाँ लिखेंगे संयोजकता, तो ये 3 है। ठीक है, और जो नाइट्रेट है इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, देखो 1 है ना, ये 1 वाले में, 1 वाले में है ना। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला, मतलब सूत्र। ठीक है, सिंबल को प्रतीक बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको 1 से करो, 1 1 लिखते नहीं है। NO3 इस पूरे के बाद 3 चला जाएगा, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, AlNO3 बाहर ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट बंद कर देना या 3 लगा देना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक आधा बुक का देख लेते हैं। अब फटाफट बच्चे ना पहले ट्राई करें। ठीक है, जैसे इसका है सोडियम सल्फाइड लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम को क्या होता है, मैं सिर्फ ऐसे रफ में बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। ठीक है आपसे, तो आप जल्दी से बताओ सोडियम का क्या होता है। ये रफ पेज है मेरे पास। तो सोडियम का क्या, Na होता है। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सोडियम का क्या होता है, आपका होता है सोडियम का, उसकी वैलेंसी देखो 11 नंबर पर होता है ना, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये आपको सोडियम दे रखा है, ये रहा। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया, सल्फाइड बोला गया। तो देखो ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है, और मैंने आपको बोला है सल्फाइड। वो मोबाइल नीचे गिर गया था। ठीक है, सल्फाइड बोला है, तो ये रहा। ठीक है, ये रहा, देखो ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है, ये सल्फाइड है, तो कंफ्यूज मत होना, इसमें एस लिखना है, एस। अब सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। सल्फाइड की कितनी होती है, 2 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Na2। ठीक है, एस, ये आंसर। ठीक है, तो ये क्या था सिंबल, ये क्या वैलेंसी, ये क्या फॉर्मूला। ठीक है, प्रतीक और संयोजकता, और ये क्या सूत्र। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद हमारा है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, तो ये आपके थर्ड चैप्टर से है, आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में भी, कि हमें बच्चों इसमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, तो पहले वाला दे रखा है H2CO3। ठीक है, तो इसका आपको क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल है, ये टेबल। ठीक है, तो इस टेबल में आपको क्या करना है, इसका देखो यहाँ पर क्या बोला है इसमें, एच मैंने लिख दिया। ठीक है, लिख दिया ना। अब देखो यहाँ क्या बोला हुआ, एच, क्या बोला हुआ, एच बोला हुआ ना। तो एच तो कितना है यहाँ पर, 1, तो 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई ये कितना है, 2, प्लस सी में कितना है, सी में कितना है यहाँ पे, 12, तो 12 लिख दिया, प्लस। ठीक है, ओ में कितना, देखो जब एक नया एलिमेंट आएगा तो आपको बीच में प्लस लगाना होता है। जैसे एच है तो ये तो इसके साथ है, तो इसलिए मल्टीप्लाई। जब एक नया एलिमेंट आए तो प्लस लगाना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब ऐसे ओ नया आ गए तो प्लस लगा दे। ओ में कितना है आपको पता होना चाहिए, 16 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना है, 3। तो इस तरीके से ये हमने क्या करा, 2 1 2 कर दिया, 12 कर दिया, और 16 तो कितना होता है, 48। इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 62 हो गया।
ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब फटाफट जिन बच्चों को समझ में आ गया ना, ये जिनको पहले से आता है, तो वो इसको सोल्व करके दिखाओ क्या आंसर आएगा इसका। ये जो दूसरे वाला है, ठीक है, ये दूसरे वाला जल्दी से करो। देखिए सी जो है ना, सी 12 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, फिर एक नया आ गया 1, फिर ये 5 प्लस ओ 16 प्लस H1, ठीक है। और ठीक है, ये इथेनॉल होता है, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पर आप हमें हमें क्या करना है, हमें मोलिकुलर मास निकालना है, तो वही निकाल रहे हैं। 12 दूनी 24, 5 × 5, इस तरीके से इनको आप ऐड कर लो। देखो 24 और 1 कितना हो गया, 25, 30, 46 हो गया। क्लियर हो गया, ये यू लगा देना, ठीक है। इस तरीके से इसमें अगर कोई भी आएगा, ठीक है, देखो जैसे ये है, ठीक है, मोलिकुलर मास बोले, ठीक है, यह आपको यहाँ पर देखिए ये मास बोले, खाली द्रव्यमान बोले, इस तरीके से ही करना है, ठीक है। सुनने सारे इसी तरीके से आपको करने हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये भी इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये देखो CO2 है, तो सी में कितना था 12, ओ में कितना 16 मल्टीप्लाई 2। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है, और 44 यू आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन ब्रैकेट में लिख भी देता है, जैसे इस देखो, इस क्वेश्चन में देखो, इसके ब्रैकेट में लिख भी दिए कि किस किस की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो हम आराम से सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए 13 चैप्टर का क्वेश्चन है, जो है ना, और इस साल आपके 13 चैप्टर आ नहीं आना, लेकिन मैं अगले साल के बच्चे देख पाए तो इसलिए से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। क्लोसिस बोलते हैं, आगे देखिए। नेक्स्ट छठा, ये कह रहा है छठे में, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ठीक है। और मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ये कह रहा है कि कौन सी ऊर्जा बदल जाती है जब कोई वस्तु, जैसे कोई बॉडी, अगर वो किसी हाइट से गिरे, जैसे हाइट है ये, तो इससे नीचे गिर गई, ये नीचे गिर गई, तो ये कौन सी ऊर्जा किस में बदल जाती है। देखो अगर कोई चीज ऊपर से नीचे जा रही है ना, तो याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है। तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब पोटेंशियल को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अभी थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, अभी ये चैप्टर नंबर 11 से है, ठीक है। जो स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, देखो अगर कोई चीज ऐसे जा रही है, ठीक है, तो वो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। और कोई अगर नीचे की तरफ जा रहा है तभी वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी विच इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन, जो गति के कारण पैदा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। गति के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी विच इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन, जो अपनी स्थिति के कारण पैदा होती है, स्थिति में परिवर्तन होने के कारण, स्थिति में परिवर्तन होने के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है ना, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी विच इज पोजेस्ड ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, जो अपनी पोजीशन में चेंज होने की वजह से पैदा होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो जैसे अब सुनो, अगर कोई चीज ऊपर की ओर जा रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी है। हालांकि सब कार्य ही हैं, ये वर्क ही है, ठीक है, ये वर्क है, ठीक है। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क मतलब कार्य, ठीक है, कार्य, ठीक है। और
इन सब की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए किसकी क्या होती है, ठीक है। इसकी भी जूल होती है, इसकी भी जूल होती है। अगर आपसे पूछेगा तो आप बता देना, ठीक है। अब सुनो, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल दीजिए, तो आप बोल देना बहता हुआ पानी, ठीक है, फ्लोइंग वाटर। देखो अगर पानी बह रहा है ना तो वो क्या है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, बुक में दिखा देता हूँ, ठीक है। और जैसे चलती हुई कार, रनिंग कार, तो वो काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का बोलेगा ना तो उड़ता हुआ पानी, उड़ता हुआ पानी, राइजिंग वाटर जो होता है ना वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और देखो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आ जाता है पूरा ड्राइव करने का, ये पूरा अच्छे से कर लेना, 4 नंबर में आ सकता है, पक्का नहीं कहता लेकिन आ सकता है। पूरा फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। देखो एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, ऊर्जा कितने प्रकार की, जैसे गति ऊर्जा हो सकती है, स्थिति ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा, ठीक है, और विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इस तरीके से ऊष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, इस तरीके से। देखो ये काइनेटिक एनर्जी है ना, तो एक ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से पैदा होती है, गति के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। ये सब एग्जाम्पल है, बहता हुआ पानी, ठीक है, जाती हुई क्रिकेट की बॉल, ठीक है, जाती हुई बुलेट, ठीक है, बहती हवा, चलती हुई कार, ये कितने सारे एग्जाम्पल दे रखे। 2-3 बच्चों से पूछते बच्चे वो भी नहीं बता पाते, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी है लिखा, एक ऐसी ऊर्जा जो पोजीशन के चेंज होने की वजह से या शेप के चेंज होने की वजह से बनती है, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप, ठीक है, शेप चेंज होगी या पोजीशन चेंज होगी उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति ऊर्जा कहते हैं किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, उसकी आकृति में बदलाव होने के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थिति ऊर्जा, ठीक है। जैसे आप देखो ये जो डैम है ना, डैम, उसमें पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, वो क्या, गति ऊर्जा, ठीक है, सॉरी स्थिति ऊर्जा, ठीक है। जैसे ये टॉय कार का एग्जाम्पल है और ये इंद्रधनुष चला रहे हैं, ये सब क्या है, स्थिति ऊर्जा है, ठीक है। समझ में आ गई, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। और ऐसे ही अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी का जैसे ना पूछा इसने कि इसको डिराइव करो, इसके बाद डिराइव करो, डिराइव मतलब ये बना कैसे फॉर्मूला, तो ये पूरा फॉर्मूला बनाने को आ सकता है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे, ठीक है, ओके। तो उसके बाद ऐसी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बना, ये पूरा फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये पूरा यहाँ तक आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा याद होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। मैं समझा भी सकता हूँ, ठीक है। जैसे वर्क डन है, इसका फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, तो ए जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो जी लगाया जाता है। अब मैं इसके बारे में जरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस तरीके से इसे आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी और चीजें भी इसे बतानी है। तो अब आगे चलो, ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लेना जरूर, ठीक है, आने के चांसेस होते हैं इसके। अब देखो, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है, ठीक है। v का मतलब क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब होता है वेग, ठीक है। और सुनो, अगर देखो आपको, आपने पढ़ा भी होगा टर्म फर्स्ट में, ये चीज रुकी हुई है उसके बाद चल रही है, जब कोई चीज रुकी होकर चल रही होती है तो u 0 होता है, v कुछ होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और ठीक है, इसीलिए ना, क्योंकि अगर रुक कर चल रही है तो u तो 0 होगा, तो u तो यहाँ लिखा ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आ गया। सुन रहे मेरी बात, लेकिन अगर वो चीज चली जा रही है, यहाँ इस पॉइंट पे भी चल रही थी, इस पॉइंट पे भी चल रही थी, तो फिर फॉर्मूला ये हो जाएगा v² - u², क्योंकि ये 0 नहीं है ना u, ये मैं किसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, गति ऊर्जा का। मतलब अगर क्वेश्चन में दो आपको वेलोसिटी दे रखी है, जैसे पहले लिखा था 40, फिर उसने बोला, नहीं पहले दे रखा था 30, ठीक है, फिर उसने बोला कि 30 के बाद 40 हो जाती है, तो इसका मतलब समझ लो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है गति ऊर्जा निकालने के लिए, अगर गति ऊर्जा निकालने को आता है तो, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, हाइट होता है h, ठीक है। और हाइट की जगह अगर डिस्टेंस लिख देगा और m दे रखा है, g दे रखा है, तो आपको यही लगाना है फॉर्मूला। कभी कभी ये फॉर्मूला लगाना होता है लेकिन पूछता कार्य है, तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, सुनो मेरी थोड़ा एक्स्ट्रा सुन लो। देखो अगर आपसे पूछेगा ना कार्य के बारे में, कार्य यानी कि वर्क के बारे में, तो वर्क किसे कहते हैं, तो देखो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है,
और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, तो उसको वर्क कहते हैं। मतलब जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाती है, तभी हम उसको कार्य करेंगे। मतलब आप किसी चीज पर बल लगा रहे हैं, जैसे 4 न्यूटन का बल लगा रहे हैं किसी चीज पर, बल का मात्रक क्या होता है, ऐसे यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। आप किसी चीज पर 4 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही, तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। जैसे मैं आपको बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, साइंस की लैंग्वेज में मैं काम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, 0, क्योंकि मैं अपनी जगह से विस्थापित नहीं हो रहा, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे पूछेगा क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है, बोलोगे हाँ हो सकता है। जैसे आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन जो पीछे की ओर आपको फ्रिक्शन खींच रहा है वो अगर ज्यादा है, तो आप पीछे की ओर होने लग रहे हो, तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो फोर्स, ठीक है, नेगेटिव की ओर होगा तो वर्क भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्या कार्य ऋणात्मक हो सकता है, तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है। क्या धनात्मक हो सकता है, वो तो हो ही सकता है धनात्मक, आगे की ओर जा रहे हैं तो, ठीक है। क्या कार्य 0 हो सकता है, हाँ 0 भी हो सकता है, जब वो चीज अपनी जगह से ना हिले, ठीक है। समझे, कार्य 0 हो सकता है, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला मैंने आपको समझा, इसकी थोड़ा एक्स्ट्रा भी मैंने बता दिया है, ठीक है। और ये कह रहा है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 11 से ही है, तो मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार आई भी हुई है, ठीक है। ये बिजली का बिल निकालने के लिए भी यूज ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये रहा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। बुक में दिखा देता हूँ एक बार आपको। व्यावसायिक इकाई बोलते हैं इसे हिंदी में, क्या बोलते हैं, व्यावसायिक इकाई, ठीक है। तो जो व्यावसायिक इकाई है, आप हिंदी मीडियम वाले बुक खोल लें और लास्ट पेज निकाल लें। जब लास्ट पेज निकालेंगे तो यहाँ पर लिखे, वो देखेंगे व्यावसायिक इकाई, ठीक है। तो व्यावसायिक इकाई जो भी हम घर में, जो भी हमारे बिजली का बिल आता है ना, तो जिस यूनिट में पूरी की पूरी ऊर्जा को मापा जाता है ना, वो है व्यावसायिक इकाई, ठीक है। तो देखो यूनिट, द यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड, ये कह रहे जूल जो है ना बहुत छोटी यूनिट है, तो वो सही नहीं मानी जाती। जैसे इतना बड़ा बिजली का बिल निकालना तो उसके लिए सही नहीं मानी जाती, तो इसलिए हम एक बड़ी यूनिट का यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं यूनिट। मतलब कम, ये किलोवाट आवर। देखो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट, ठीक है। हम इसलिए जो जूल है ना उसका यूज नहीं करते, हम किलोवाट आवर यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। समझे मेरी बात। तो अगर आपसे पूछेगा कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे, ये पूरा का पूरा आप बता देंगे, ठीक है। कि जूल जो है वो स्मॉल यूनिट एनर्जी की, ठीक है, ये इनकन्वीनियंट होती है, ठीक है। तो टू यूज इट वेयर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व, ठीक है। तो फॉर कमर्शियल पर्पज बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर। तो ये पूरा बता देंगे कि भाई कमर्शियल पर्पज के लिए हम बड़ी यूनिट का यूज करते हैं, वो कौन सी है, किलोवाट आवर है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। यहाँ से तो पूरा बता देंगे, ठीक है। हिंदी में भी मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। अब देखिए हिंदी में आपकी बुक होगी ना, तो यहाँ लिखेंगे जूल ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है, अतः ये ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है। इसलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं, जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको, यहाँ तक आपको लिखना है ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रक। और आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में आ जाएगा कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होती है। देखो 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर वो अमाउंट होती है ऊर्जा की, ठीक है। जब हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, ठीक है, किसी पावर का यूज करते हैं ना 1 किलोवाट 1 घंटे के अंदर, तो उसी को 1 किलोवाट आवर कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 किलोवाट आवर की, ठीक है, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो 1 किलोवाट आवर की डिफाइन है ना, ये इंग्लिश में, हिंदी में ये लिखा होगा, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। देखो 1 किलोवाट आवर, वन 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000, ठीक है। और आवर में तो अगर हम बदलेंगे, किस में बदलेंगे, सेकंड में, तो कितने होते हैं, 3600। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6,
यहाँ के बाद यहाँ पॉइंट लगाना ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पॉइंट लगे, ये दिखने की कितनी है 10 की, और कितनी आ गई 6 आ गई, तो जूल। ठीक है, JOUL। तो जूल देखो 1 किलोवाट आवर में 3.6 10⁻⁶ जूल होते हैं। तो ये बड़ी यूनिट लेते हैं ना, इसलिए हम बड़ी यूनिट लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा ना 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 10⁻⁶ जूल होते हैं। ठीक है, ये देखो ये इस तरीके से ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसी को एक यूनिट कहते हैं, पूरी ये क्या कहलाती है, एक यूनिट कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे यहाँ बोला गया है कि यहाँ पर कि कितनी यूनिट यूज होगी, ठीक है, एक घर के अंदर अगर एक बल्ब 60 वोल्ट का है और 6 घंटे के लिए चलता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको पावर निकालनी है, हालांकि कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो पावर मतलब होता है शक्ति। ठीक है, तो शक्ति हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 60 वोल्ट दे रखी है। तो 60 वोल्ट है ना, इसको हम अभी बुक में भी क्वेश्चन आएगा, जो सैंपल जो मैं करवा रहा हूँ ना आपको KVS का, तो उसमें भी क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो ये हमने अपॉन 100 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0.06 आ गया। ठीक है, ये 1000 करेंगे ना, क्योंकि वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 लगाते हैं, तो ये 0.06 आ जाएगा इसे डिवाइड करने पर, तो ये आ गया किलोवाट। ठीक है, और हमें कितने घंटे दे रखा, 6 आवर, तो टाइम कितना दे रखा है, 6 आवर। तो जो हम एनर्जी निकालेंगे ना, एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा इस समय, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.36 हमारा आ जाएगा यूनिट। इस तरीके से निकालना होता है, मतलब पहले याद रखना, जो भी वॉट दे रखा होगा ना उसको किलोवाट में बदलना है, टाइम दे रखा होगा उसको आवर में बदलना है, ये पहले से घंटे में दे रखा था, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख ही सकते करा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया छठा। अब आप फटाफट देखिए आगे, ये कह रहा है पावर जो है ना, पावर उसकी डिफाइन बताइए और उसकी ऐसे यूनिट लिखिए। देखो आपसे पूछ रहे हैं शक्ति जो है ना, शक्ति जो शक्ति है उसका क्या मतलब है, शक्ति किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, बस इतना लिखना। ठीक है, इंग्लिश में रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, और इसकी ऐसे यूनिट क्या है, जो पावर उसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल कैन बी मिनिमाइज, ये कह रहे हैं हम बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। ठीक है, बिजली के बिल को हम कम कर सकते हैं। अच्छा, ये ना 700 पेज आ गया बच्चों, ये 700 पेज आ गया, और ये है हमारा सेकंड पेज। तो याद रखना, मैं 7वें पेज का पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं दिखा दूंगा एक बार, कोई बात नहीं, हमें करना तो पेपर ये 7वां पेज आ गया। ये कह रहा है बिजली का बिल हम कम कर सकते हैं, तो आप स्टेप बताइए कैसे कम कर सकते हैं। देखो जब जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज में नहीं आ रही तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, और अगर विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में हम जो है ना वूलन क्लॉथ ज्यादा पहन ले, ताकि हीटर का यूज कम हो। इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिख देना। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसका सी पार्ट है, ये कह रहा है ये वाला सी पार्ट करो, ये वाला सी पार्ट करो। तो ये पेज नंबर जो है ना 7 का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पेज नंबर 7 का है, और इसने बोला और, तो ये कह रहा है इसका बी और सी है ना, अब इसका ए भी करा दूंगा भी हाथों हाथी। पहले सी कर लेते हैं इसका और वाला। ये कह रहा है कूली है, ठीक है, ध्यान सुनना, कूली है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर 27 kg का अपने सिर पर सामान लेके जा रहा है। सुन रहे ना, हिंदी में और इंग्लिश में दिखा रहा हूँ। ये कह रहा है आप बताइए कितना काम किया उसने। तो देखो आपको पता होना चाहिए जो वर्क डन होता है, जब
ये कूली है, ठीक है, और ये अपने ऊपर सामान लेके जा रहा है। तो ये जब हम जमीन को बेस लेते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जब 90 डिग्री का एंगल अपने सिर पर वो लेके जा रहा है तो ये फॉर्मूला होता है कोस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई एम जी और एच। और ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बना तो कोस 90 डिग्री आ गया यहाँ पे। पॉकेट मतलब किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। तो एम कितना है, कितने किलो का है, 27 और जी ग्रेविटी कितना खींचती है वो 10 मान लेते हैं या 9.8। एच कितना पता नहीं। अब कोस 90 की वैल्यू को पता नहीं चाहिए, जीरो। कोस 90 की वैल्यू तो जीरो, तो ये आ गया जीरो, तो काम कितना हुआ, जीरो हुआ। देखो आप कहोगे सर ये 90 वगैरह कैसे, देखो मैं आपको ना सीधा दिखा देता हूँ, ठीक है, वैसे बुक में भी है, आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन भी कभी कभी हमसे पूछ लेता है, ठीक है। तो देखो ये आपको याद रखना है कि जब भी वर्क डन, जैसे अगर मोशन 90 डिग्री का है, अगर राइट एंगल बन रहा है फोर्स, तो वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। वर्क डन इज जीरो व्हेन अ फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये याद रखना, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, तो हमेशा वर्क डन 0 डिग्री होगा। और देखो ये नेगेटिव कब होगा, देखो वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स जो है हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कोई चीज जा इधर भी है और मतलब इधर जाना चाहते हो, हम उसको उल्टा खींच रहे हैं, तो वो क्या होगा, 180 डिग्री माना जाता है, और वो हमेशा माइनस का होता है, ठीक है। और ये कह रहा है वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन तब पॉजिटिव होगा जब जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उस दिशा में जा रही है, यानी कि थीटा की 0 डिग्री वैल्यू, ठीक है। आपको सर यहाँ पर फॉर्मूले में तो एफ और एस लिखा है, यहाँ पे कोस लिखा ही नहीं, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि थोड़ा आपको नॉलेज मिल सके। अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो है 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्क डन 0 होगा, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया ना, कार्य कार्य क्या क्या हो सकता है, कार्य पॉजिटिव हो सकता है, कार्य नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, और कार्य जो है वो 0 भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। हिंदी में बता दिया मैंने और इंग्लिश में भी दिखा दिया, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं आप, जो आपकी बुक है ना उसमें ना इस तरीके से बताया नहीं, खाली इसमें यहाँ पे इतना लिख दिया है, क्योंकि ये 180 डिग्री इस तरीके से उन्होंने यहाँ लिख दिया बस, और उस तरीके से दिखाया नहीं, बाकी मैंने आपको सपोर्ट से दिखा के ना बता दिया, ठीक है। समझे मेरी बात, ये बस यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बता दिया ऐसे थ्योरी में। और जो मैं आपको अभी गति ऊर्जा का फॉर्मूला बता रहा था ना, गति ऊर्जा का, ठीक है, देखो ये जब दोनों तरफ चल रहे होते हैं, ये गति ऊर्जा का फॉर्मूला, डब्ल्यू लिखा ना, सिंबल डब्ल्यू से डिनोट किया, क्योंकि कार्य, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, मतलब वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बात एक ही है, ठीक है। बस ये फॉर्मूले बन जाते हैं। देखो 0 हो गया ना यू, तो ये बन गया फॉर्मूला। पता नहीं यू क्या होता है, जब चीज रुक कर चलती है तो यू 0 होता है, ठीक है। अच्छा ये एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी, एक्स्ट्रा चीज सीखने में। देखो ये कह रहा है कोई 15 किलो की कोई चीज है, तो ये द्रव्यमान मतलब होता है मास, ठीक है। तो आपको मास दे रखा है 15 kg, ठीक है, तो हिंदी में द्रव्यमान, ठीक है। तो उसके बाद इसने बोला है कि एक वस्तु है और उसका जो वेग है ना वो 4 मीटर पर सेकंड है, तो वेग मतलब वेलोसिटी, ठीक है। तो वेग कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, 4 मीटर पर सेकंड। देखो एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो, 4 मीटर सेकंड के ऊपर ये लगा दिया, ऐसे भी लिख सकता हूँ और ये लाइन डाल के ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात एक ही होती है, ठीक है। और अब उसके बाद बोला गति ऊर्जा निकाली है, तो अगर यहाँ पे गति ऊर्जा की जगह लिखते ना कार्य निकालिए, तब भी बात एक ही है, जो क्वेश्चन में अमाउंट दिए होते हैं उसका फॉर्मूला लगाना होता है। 3 फॉर्मूले आपके माइंड में फटाफट आ जाने चाहिए, जैसे कार्य ऊर्जा बोले तो पहला फॉर्मूला एफ और एस, दूसरा एम जी एच, तीसरा 1/2 एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूले आ जाने चाहिए, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा जब भी कार्य लिखे है, ऊर्जा लिखे, तो आपके फॉर्मूला आ जाने, देखना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, ठीक है। एच की जगह कभी कभी एस, जैसे अगर एस जा रही तो लेंथ हुई, तो अगर हम इसको घुमा देंगे तो यही हाइट नहीं बन गई, तो अगर डिस्टेंस लिख दे, हाइट लिख दे, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो गति ऊर्जा देखो, गति ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम, एम कितना दे रखा है
एम दे रखा है 15, ठीक है, ये देखो 15 दे रखा है, और वी कितना दे रखा है 4, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि पावर यहाँ पे 2 दे रखी है, ठीक है। तो 2 से कट गए तो 4 दूनी 8 और 15 अट्ठे कितना हो गया 120, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ना कभी कभी कौन सा क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको ना अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो मैं किसी भी क्वेश्चन के लिए ये गारंटी नहीं देता, मेरी कोशिश है कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, ठीक है। बाकी आप अच्छे से और भी तैयारी कीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा हर जगह से जहाँ से भी आपको मिले नॉलेज, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सुमा है वो स्विमिंग कर रही है पॉन्ड में, तो क्या उसके द्वारा कार्य हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, हुआ क्योंकि वो जा रही है, ठीक है। और ये एक डोंकी है, वो लोड लेकर जा रहा है, अपनी डोंकी गधा है, ठीक है, और गधे के ऊपर सामान पड़ा हो, तो क्या कार्य होगा, वो 90 डिग्री एंगल बनेगा तो कार्य नहीं होगा। तो ठीक है, अभी मैंने कंसेप्ट बता दिया ना, तो अपने बताओ कार्य हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इस तरीके से हिंदी में बता दिया, बुक आपके पास होगी तो आप इसे खोल के देखना, ठीक है, ओके। देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, में एक ऑब्जेक्ट उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, और उसकी एनर्जी इतनी दे रही है 25 जूल। तो ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये कह रहा है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी एम द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा 25 जूल है। देखो आपको गति ऊर्जा दे दी, यहाँ आपको वेग दे दिया, और आपको जो है ना द्रव्यमान एम दे दिया। तो अगर यदि इसके वेग को दुगना कर दे जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यदि इसके वेग को 3 गुना कर दे जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना घुमा घुमा के कुछ भी पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, देखो किसी वस्तु को हम स्पीड किसी वस्तु की बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन उसका वजन तो उतना ही रहेगा ना, जब तक उसमें से कम नहीं करेंगे, हाँ या ना। तो आप क्वेश्चन में पहचान लीजिए, गतिज ऊर्जा लिखा है, काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है ना, बुक का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, आप देख लेना। तो आप खुद सोचिए डियर स्टूडेंट, जो चीज दी है उसी का फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो आपको गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है आपको, 25 दे रखी है, तो यहाँ आपने 25 लिख दिया। 1/2 m कितना आपको m दे रखा है, v कितना दे रखा है आपको, v दे रखा है 5, ठीक है। तो यहाँ हमने 5 × 5 2 बार लिख लिया। अब इन सबको उधर ले गए, 2 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, और 5/25 नीचे चला गया, तो 25 से 25 कट गया, 2 आ गया। तो m जो है हमारा, जो m है, ठीक है, m मतलब मास, मास हमारा कितना आ गया 2 किलोग्राम आ, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने बोला है कि अगर वेग को डबल कर दो, ठीक है, तो न्यू सिचुएशन आ गई। तो न्यू सिचुएशन, भाई एम तो हमारा उतना नहीं रहेगा, मास 2 किलोग्राम, हमारा वेलोसिटी कितनी हो गई, हमारी वेलोसिटी देखो, हमारा वेग कितना हो गया, हमें द्रव्यमान तो उतना ही है ना हमारा वेग, वेलोसिटी कितनी है, इसने बोला जितनी है उसको डबल कर दो। तो वेलोसिटी कितनी थी हमारी, थी 5, कितनी थी 5, तो इसने बोला इसका डबल कर दो। 5 का डबल कितना होता है, 5 का डबल हमारा होता है 10। तो ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो देखो फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 mv²। तो यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं हल्का सा क्योंकि ये नया है। 1/2 m कितना है हमारा 2, और v हमारा कितना है 10 × 10, तो 2 से 2 कट गया, और कितना आ गया 100 जूल, यो इस तरीके से, ठीक है। तो अब पता है मैं आपको क्या ये इसके जरिए क्या बताना चाहता हूँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि अगर गति ऊर्जा जैसे 25 जूल दे रखी है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर किसी के वेग को डबल कर दे जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ। अगर पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, अगर किसी की वेलोसिटी को
हमने डबल कर दिया, देखो वेलोसिटी को डबल कर दिया। देखो इधर यहाँ पर कितनी थी 5, यहाँ कितनी होगी 10, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा आता क्वेश्चन कि अगर किसी की वेलोसिटी को 5 से 10 कर दिया जाता है, या हमने डबल कर दिया, क्या कर दिया डबल, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये जो 25 है ना, तो अगर हम इसको डबल कर देते हैं वेलोसिटी को, तो ये 100 हो जाएगी, समझ। तो आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि जब भी हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 फोल्ड हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। 25 को तो वो 4 गुना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अब एक बार हिंदी में सुन लीजिए। अगर आपसे ये बोला जाता है कि अगर वेग दुगना हो जाता है, जैसे 5 से 10 हो गया, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बता देंगे, जैसे यहाँ पे 25 से आप देखेंगे 100 हो गया तो 4 गुना हो गया। तो आपको क्या याद रखना है, अगर वेग डबल होता है, वेग यानी कि वेलोसिटी डबल होती है, तो जो मास है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है, मास नहीं काइनेटिक एनर्जी, वो 4 गुनी हो जाएगी। और अगर ये ट्रिपल होगा तो कितनी हो जाएगी 9 गुनी। इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया अच्छे से। तो इस तरीके से आप कर लेना। अब हम आगे देख लेते हैं फटाफट। देखो पहले मैं आपको ना जो 7वां पेज मैंने पहले आपको दिखा दिया था ना, वो 7वें पेज का जो है ना वो 50 नंबर के क्वेश्चन का था, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पहले ना केस स्टडी आएगी, आपको पता ना, जो आपका 14 और जो 15 है सेक्शन सी में आपके ना केस स्टडी आएगी। तो 15 में ना ये एक पूरा इन्हें समझा रखा है कि 1000 वोट होते हैं, वो 1 किलो वोट के बराबर होते हैं। तो ये कह रहा है कि आपको ना एक घर का, ठीक है, बिल निकालना है, बिल, ठीक है, कि टोटल कितनी यूनिट उसने यूज करी है। बिल अगर होगा ना तो रुपए दे देगा कि 1 यूनिट के 4 रुपए, तो गुणा कर देगा। लेकिन यहाँ पर हमें वो नहीं दे रखा कि कितने रुपए है, हमें यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा है कि कितनी यूनिट जो है ना मार्च के महीने में यूज हुई है। तो इसको करने का क्या तरीका है, मैंने अभी आपको समझाया था ना कि एक बिल वाला इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो आपको जो पावर दे रखी है ना वो 10 वोट एक बल्ब की है, तो 10 बल्ब की कितनी होगी 100 हो गई, ठीक है। तो आप सबसे पहले पावर लिखेंगे, पावर ऑफ 10 बल्ब, ठीक है, 10 बल्बों की शक्ति कितनी है, 10 वोट मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू में 100 आ गया। और हमें हमेशा किसमें चाहिए होता है, किलोवाट में। तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 0.1 किलोवाट। समझ में आ गई। अब एक दिन में कितने घंटे चलता है, 10 घंटे चलता है, ठीक है। टाइम इजिकल टू कितना दे रखा, 10 आवर्स, ठीक है, डेली। समय कितना दे रखा हमें, 10 घंटे रोज, ठीक है। तो एक दिन में कितनी यूनिट हो गई, एक दिन में कितनी यूनिट हो गई, तो एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। तो ये कितना 1 डे में, एक दिन में कितनी है, एक दिन में कितनी है, तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, अभी सीखा था ना हमने। तो 0.1 मल्टीप्लाई कितना 10, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 1.0 हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको रफ में बता देता हूँ, देखो 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट के नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट के तो 1 ही तो बचेगा, ठीक है। इसलिए जब मल्टीप्लाई कर लो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो 10, तो 0.1 के बाद यहाँ लग गया 1.0, ठीक है। तो ये 1.0 यूनिट आ गई, ठीक है। तो हमें बोला मार्च में, तो मार्च में कितने डेज होते हैं, मार्च में कितने डेज होते हैं 31 होते हैं ना। तो इसे बोला ना द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। तो पूरे मार्च के महीने में कितनी ऊर्जा जो है ना व्यय हुई है, खर्च हुई है। पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 11 चैप्टर से है, तो उसमें जो क्वेश्चन दे रखे ना एग्जाम्पल और जो बुक के क्वेश्चन है वो कर लेना एक बार, ठीक है। और देखो 5 चैप्टर सारे आ रहे हैं और काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है,
आप उन्हें देख लेना, ठीक है। तो मार्च के महीने में 31 दिन होते, तो 31 से 1 से मल्टीप्लाई 31 यूनिट आ गया। अब एग्जाम में अगर बोलेगा ना इसका बिल निकालो, तो बोलेगा 1 यूनिट के 5 रुपए है, तो निकालना बिल करके 5 गुणा में 31 कर देंगे, 4 पे तो 4 से, ठीक है। तो मार्च महीने में उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा 31 यूनिट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ना अभी पहले जो है ना कौन सा क्वेश्चन करवा दिया है, ये अभी मैंने आपको पहले केस स्टडी वाला करवा दिया है 15, ठीक है। तो ये 15 पहले आ गया था ना, इसी वजह से अब हम वापस चलते हैं आगे जो हम कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको 6 करवा दिया था, ठीक है। और ये जो था 15 का पार्ट था, ये मैंने करवा दिया। जो बच्चे पूरा देख रहे हैं उन्हें समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए 3rd पेज पर आ जाइए, ठीक है, पेज नंबर 3rd पे। तो ये कह रहा है नेम 2 फैक्टर ऑन विच द वर्क डन ऑन अ बॉडी डिपेंड। ये कह रहा है कि 2 वो फैक्टर्स बताइए जिस पर हमारी बॉडी, जो भी हम काम करते हैं ना, जिस पर डिपेंड होता है। आप बताइए वो कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, जिस पर वर्क डन डिपेंड होता है। तो 2 ही चीजें होती है, पहला कौन सा होता है फोर्स, दूसरा कौन सा होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक होता है बल, ठीक है, और दूसरा होता है कार्य और विस्थापन, ठीक है। ये जो है ना, ये है छठा चल रहा था, छठा। तो छठे में ए और बी पार्ट हो गए थे, उसके ऑप्शन में था, उसकी जगह ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। और जो मैंने अभी आपको लिखा ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, आप सपोर्ट में देखेंगे ना, जैसे 2 मार्क्स का है, तो आप ये थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए, कर सकते हैं, ये रहा, ठीक है, बुक में ही है ना, ठीक है। सपोर्ट में इस तरीके से काफी अच्छा दे रखे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद अब 7 क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 7 क्वेश्चन में हमें यहाँ बोला गया है कि एक रॉकेट है, इज मूविंग अप विद वेलोसिटी v, वो v वेलोसिटी से जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी k1 है, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज सडनली ट्रिपल्ड, देखो आ गया ना, मैंने बिल्कुल समझा दिया था इसकी जैसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब आपको बताना कि अगर वेलोसिटी जो है वो ट्रिपल हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो k2 हो जाएगी। अब हमें क्या पता कितनी होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है रेशियो निकालो दोनों काइनेटिक एनर्जी का। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर वेलोसिटी जो है वो ट्रिपल हो जाएगी, तो 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। और मैंने भी आपको समझाया था। अब इसको देखो करना कैसे है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन ऐसे कुछ भी दे सकता है। तो देखिए आपको ये पता है ना कि जो रॉकेट है उसका वजन तो उतना ही रहेगा ना, तो मास ऑफ रॉकेट, ठीक है। इस वीडियो से केवल अंडरस्टैंडिंग लो और जितना गेन उठा सकते हो उठाना, ठीक है। तो कितना है वो हमने एम ले लिया, ठीक है। मास ऑफ रॉकेट मतलब जो रॉकेट है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं काफी सिखा सकूं, ठीक है। रॉकेट का द्रव्यमान इतना है। अब इसने बोला है कि इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। वेग कितना है, वेग कितना v है, ठीक है। वेग मतलब इंग्लिश में वेलोसिटी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसने मतलब काइनेटिक एनर्जी को k1 ले लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो इसने बोला k1 ले लो, k1 लिख लिया। और फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², m वही रहेगा, v ये लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड, ये सिचुएशन फर्स्ट थी, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन में क्या बोला उसने, उसने बोला कि जो वेलोसिटी है वो ट्रिपल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए मास तो वही रहेगा ना, मास तो रॉकेट तो वही रहेगा ना, जो रॉकेट है उसका जो द्रव्यमान है डियर स्टूडेंट्स, वो तो वही रहेगा, जो वजन है उसका थोड़ी चला जाएगा कहीं द्रव्यमान जो है, ठीक है। रॉकेट का द्रव्यमान वो हमारा एम है और एम ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद
वेलोसिटी कितनी लिखेंगे बताओ। यहाँ पर वेलोसिटी v थी और v है, ठीक है, v मानिए, और यह वेलोसिटी मतलब वेग। तो वो इसमें बोला है क्या लेना है हमें, वेलोसिटी जो ट्रिपल हो गया, क्या हो गया, ट्रिपल, 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमने v1 नाम दे दिया, ठीक है। तो 3 गुना होगा तो जितना अभी है उसको 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल यहाँ पर हमें क्या दिया गया, K2, तो हमने ब्रैकेट में K2 लिख दिया। तो क्या फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, एम वी स्क्वायर। तो यहाँ v कितना लेना है, v1 लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने नया ले रहे हैं ना। अब पुट कर दो 1/2, एम की जगह तो एम ही रहेगा, और v की जगह कितना है, v1 की जगह कितना है, 3v, v1 है ना ये। तो कितना आ गया, 3 3 9, v का स्क्वायर, 9 को आगे कर दो, 9 को सबसे आगे कर दो, बाकी पुराना, ठीक है, समझ में आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया, देखो 9 गुना तो हो रहा है, पुराने वाला ये था और नया वाला ये है 9 गुना। मैंने आपको अच्छे से भी बताया था ना, पुराना पीछे करके वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, पैटर्न आपको अच्छे से आना चाहिए। कह रहा रेशियो निकालिए, तो रेशियो निकालो, तो K1/K2, दोनों का निकाला। K1 कितना है हमारा, कितना है 1/2 mv², और K2 कितना है, ये 9 मल्टीप्लाई 1/2 mv²। तो ये पूरा कट गया, तो ऊपर 1 नीचे 9, तो रेशियो कितनी आ गई, 1:9 आ गई। और ये क्वेश्चन पूछे थे कितना गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो 9 गुना बढ़ गई, ठीक है, गति जुड़ जाए, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों कोऑपरेट करना प्लीज, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद अब नेक्स्ट पर आ जाओ, ये अलग क्लियर हो गया आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, और देखो इस तरीके की न्यूमेरिकल है, और कैसा और सकता नया भी आ जाए, आप बुक के सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी जो भी दे रखे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी को अच्छे से करो, ठीक है। एसएसटी भी देखो अंदर से डीपीएस कुछ क्वेश्चन आए थे, और जो मैंने देखा था तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले को थोड़ा सा जो है पेपर घुमाने वाला दिया था, कुछ क्वेश्चन उन्हें काफी अंडरस्टैंडिंग सोचनी थी, लेकिन इवनिंग वाले को बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधे सीधे उतार दिए थे, ठीक है। तो अपना बेस्ट दो, थोड़ा सा समझा करो, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछे तो उसको सीधा करना आना चाहिए आपको। देखो ये कह रहा है कि ना आपको बताना वर्क डन कितना है, किया गया कार्य कितना है। तो एक आदमी है, वो 200 किलोग्राम मास को की कुछ उठा रहा है, ठीक है, ठीक है। ये देखो, अ पर्सन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ ए मास थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, और 6 मीटर की हमें हाइट दे दी। तो यह पोटेंशियल जो है ना उसका एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें हाइट दे दी और हमें जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमसे पूछा कितना वर्क होगा, आपको मैंने कहा था ना जो क्वेश्चन में अमाउंट दे रखे उसका फॉर्मूला आपको लगाना है। एनर्जी लिखा आ जाए, वर्क डन लिखा आ जाए, ऊर्जा लिखा आ जाए, गतिज ऊर्जा लिखा आ जाए, स्थिति ऊर्जा लिखा आ जाए। तो हमें केजी लिखा तो ये मास है, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। मास कितना दे रखा है हमें, 200 किलोग्राम, हिंदी में द्रव्यमान, ठीक है। ये मैं हिंदी में बता रहा हूँ। देखो ये कह रहा है कि ना एक आदमी है, ठीक है, और वो 200 इन लिफ्टिंग में 200 किलोग्राम में मास में, ठीक है, और वो वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर की ओर जा रहा होगा 6 मीटर के। तो ग्रेविटी कितनी है जो जी है ना अर्थ के अकॉर्डिंग, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कितना काम किया उसने, ठीक है। तो इतनी ऊंचाई पे लेके जा रहा है, तो कितना काम उसने किया, ठीक है। तो हमें हाइट हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे, इसका सिंबल क्या होता है, एम, इसका सिंबल कितना है, एच, ठीक है। और जी कितना है, ठीक है, ऊंचाई बोलते हैं। और हमें क्या निकालना है, वर्क डन, ठीक है, किया गया कार्य। देखो अगर किया
गए कार्य लिखा है क्वेश्चन में तो किया का कार्य लिखेंगे। अगर स्थिति ऊर्जा लिखा होता तो स्थिति ऊर्जा लिख देते, बात एक ही है। तो एम जी एच फॉर्मूला लगा देंगे। एम कितना दे रखा है हमें 200, जी कितना दे रखा है हमें 10 और एच कितना दे रखा है 6। तो 6 टू 12 तो 1 2 3, ठीक है 12,000 हमें जूल आ गया। अब इसको किलो जूल में बदलना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो जूल में आ जाएगा, तो 12 किलो जूल। ठीक है, समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो हमारा है सेक्शन बी। सेक्शन बी में बोला गया है, देखो अब 8th क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेक्शन में बोला गया कि नेम द बॉडी, उस बॉडी का नाम बताइए विच अप्रूव द नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये कह रहा है कि नोमेनक्लेचर मतलब पता है क्या होता है, नाम पद्धति, मतलब नाम देने की प्रक्रिया। तो ये कह रहा है कि बताइए वो कौन सी संस्था है जो तत्वों और यौगिकों का नाम बताती है, तत्वों और यौगिकों के नाम तय करती है। तो वो कौन सी है, IUPAC, ठीक है ना, पता ना आप सबको। तो इसका आंसर आपको IUPAC लिखना है। और इसकी जो है कभी कभी फुल फॉर्म भी बोल देता है, और आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में हमें दे भी रखा है, ये देखो यहाँ देखो, ये रहा IUPAC, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, ये लिखी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और किस प्रकार से एलिमेंट के सिंबल का नेम दिया जाता है, तो आप बता देना सबसे पहले, जैसे उनके कलर के बेस पर, ठीक है, जिस जगह पे वो मिलते थे उसके बेस पर उनके नाम लिखने शुरू कर दिए। बाद में जितने भी सब एलिमेंट्स हैं उनके नेम जो IUPAC डिसाइड करता है, ठीक है। और अगर किसी के नेम में 2 लेटर आ रहे हैं जैसे A और L, तो दोनों कैपिटल लिखेंगे, A लिखेंगे फिर L लिखेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक आंसर क्या आ गया, IUPAC, ठीक है। फुल फॉर्म भी मैंने दिखा दी, और इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है। उसके बाद ये कह रहा है कि द सिंबल ऑफ सोडियम इज रिटेन एज Na। ये कह रहा है जो सोडियम है ना उसका जो सिंबल है वो N लिखा जाता है, S नहीं लिखा जाता। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ना ये नाइट्रियम से डिराइव हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और पोटेशियम का सिंबल K इसलिए क्योंकि वो कैलियम से लिया गया, ठीक है, इसलिए। उसके बाद अब ये आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख लेना, ठीक है। ये आपकी टेबल होगी ना, इससे ऊपर ही आपको बनना होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है इसके बाद, ठीक है। अब आगे देखो, ये कह रहा है नेम वन एलिमेंट विच फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड वन विच फॉर्म टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो ये आ जाता है, देखो जिसमें 2 एटम होते हैं उसे डायो कहते हैं, ठीक है, और जिसमें 4 होते हैं उसे टेट्रा कहते हैं, ठीक है। देखो ये वाले, ये परमाणुकता किसे कहते हैं, एग्जाम में आ जाता है, परमाणुकता किसे कहते हैं, परमाणुकता। एटमोसिटी किसे कहते हैं, ठीक है, एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लेता है। तो देखो इन सब में एक एटम होता है, मोनो एटम मतलब एक एटम है, एक परमाणु है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, द्विपरमाणु, इसमें 4। तो इसने बोला कि आपको एक डायो का बताना है, एक टेट्रा का बताना है, तो कोई से बता दो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। देखो ये चीज आ भी जाती है, ये एटमोसिटी किसे कहते हैं, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ना, वो उसकी एटमोसिटी कहलाती है, ठीक है। एक अणु के अंदर कितने परमाणु है, ठीक है, वो उसकी परमाणुकता कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, ठीक है, बता दोगे ना, वो कोई द्विपरमाणु एक परमाणु का पूछेगा, कभी कभी ये लिख देगा कि आर्गन में कितने होते हैं, 1 होता है, हीलियम में कितने होते हैं, 1 होता है, इस तरीके से। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है कि आपको 3 फिनोमेना बताना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है, और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो देखो ये जो गुरुत्वाकर्षण नियम है ना 10 चैप्टर, तो आपको पता है ना 10 चैप्टर आधा जो है आपका रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको आधा ही आ रहा है, और जिसको नहीं पता वो अच्छे से जान ले कि कहाँ तक उसको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक ही करना है उसको, यहाँ तक,
ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो ग्रेविटेशन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंस, ये फिनोमेना, ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है कि जो धरती है उससे हम बंधे हुए हैं, ठीक है, हमें बांधे रखती है। चांद जो होता है वो धरती का चक्कर लगाता है, सूरज जो है, ठीक है, और उसके बाकी सारे जो ग्रह चक्कर लगाते हैं। और जो चंद्रमा, ठीक है, मतलब किस प्रकार से जो टाइड्स आती है ना, वो सब इसी वजह से होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे ये नहीं करना तो अब बता दीजिए मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, मतलब जो द्रव्यमान है और जो भार है ना, उसमें क्या अंतर है। देखिए ये रहा मास और वेट में डिफरेंस। देखो मास, पता है क्या है, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान और वेट को बोलते हैं भार, ठीक है। तो वी कैन मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया। हम जड़त्व की से ना, जड़त्व से हम द्रव्यमान को माप सकते हैं। और जबकि वेट को मास, जो मास है उसका, उसको जो धरती जितना खींच रही है ना, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, उससे नापते हैं, ठीक है। सुनने मेरी बात। और ये कह रहे टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ऑब्जेक्ट, मतलब एक पदार्थ के अंदर कितना माल भरा हुआ है, किसी भी चीज के अंदर कितना माल है, तो वो उसका मास कहलाता है। जो टोटल क्वांटिटी है मैटर की, ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जाता है, उससे हम मास कहते हैं। जबकि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो उसका वेट कहलाता है, ठीक है। और देखो मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब हर जगह एक जैसा रहता है, जबकि वेट अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाता है, समझो। और देखो आप इसके एक बता देना, ये किलोग्राम में होता है, ये न्यूटन में होता है, ठीक है। और ये हर जगह चेंज नहीं होता, एक जैसा, हर जगह एक जैसा रहता है, ठीक है। और जबकि वेट जो होता है वो जीरो भी हो सकता है। जैसे ये कह रहा मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज जीरो। अगर जी की वैल्यू जीरो होगी तभी चेंज नहीं होगा, जबकि वेट जो होगा जीरो होगा अगर जी भी जीरो होगा तो। समझे मेरी बात, मतलब ये सिंपल भाषा में, जैसे ये जीरो हो सकता है लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, अगर जी जीरो है तो, ठीक है। समझे मेरी बात। तो इस तरीके से, हाँ, अगर मास ही जीरो तो मतलब जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए फ्री फॉल किसे कहते हैं, जब कोई चीज स्वतंत्र अवस्था में नीचे गिरती है ना, मुक्त पतन बता रहा हूं मैं, उस पर कोई और बल न लगे, केवल एक बल लगे ग्रेविटी का, ठीक है, गुरुत्वीय बल लगे, उसे हम बोलते हैं मुक्त पतन, ठीक है। और देखो ये किस तरीके से न्यूटन को किलोग्राम में बदलते हैं, ठीक है। और 10 चैप्टर की जो वीडियो है ना, वो आप देख लेना, मैंने हाफ बना रखी है, उसमें काफी आपकी हेल्प हो जाएगी, कुछ न्यूमेरिकल उसमें बता रखे हैं, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ रहा था कि ये 10 चैप्टर से है। ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वीय बल, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर उन दोनों के बीच का मास जो है ना वो डबल हो जाए। देखो सबसे पहले ना आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये भी 10 चैप्टर से ही है, ठीक है। और 10 चैप्टर आधा आ रहा है, ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि आधा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जी एम फिर छोटा एम बटे में, ठीक है, आर का स्क्वायर, ठीक है, या डिस्टेंस का स्क्वायर आप बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं डी ही लिख देता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। एम मतलब कोई भी चीज जो बड़ी है, छोटा मतलब जो कोई छोटी चीज है वो। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि अगर मास को हमने किसी एक एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खुद सोचो, खुद सोचो कि हमने क्या करा, दोनों में से किसी एक को डबल कर दिया। देखो एफ वही रहेगा, एफ में कोई चेंज नहीं हुआ, जी वही रहेगा, जो एम है एम, एम को हमने डबल कर दिया मान लो, ठीक है। और जो एम है ये हमने वही रख दिया, बटे में डी का स्क्वायर वही रख दिया। अब इसको, ठीक है, अब इन दोनों को आपस में देखो कि क्या चेंज आ रहा है, सिर्फ दो ही तो बढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि हमने अगर एम को डबल किया तो फोर्स भी डबल हो गया। देखो कैसे, ये जी एम एम बटे में डी का स्क्वायर,
हमने इसके भार ये 2 भार कर दिया, तो ये पुराने वाले की तरह तो है। देखो ये पुराने वाला जो है ये सेम ही तो है, तो ये 2 एक्स्ट्रा आ गया तो ये डबल ही तो हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने दोनों में से किसी एक को डबल किया तो एफ भी डबल हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डबल हो जाए, देखो डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगी तो पता है क्या होगा, फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कैसे, देखो पहले पुराने वाला लिखो, एफ कितना दे रखा है, एफ जी एम एम डी का स्क्वायर। अब क्या एफ में आया, जी एम एम, ये डी को इसने मतलब डबल कर दिया, तो डी की जगह 2d आ जाएगा, तो जी एम, ये बड़ा एम डाल लो, ठीक है। तो एम, तो ये 2 दूनी 4 हो गया। अब पुराने की तरह लिखो, 4 को बाहर कर दो, तो क्या चेंज आया इसमें और इसमें, क्या चेंज आया, देखो ये जो 4 था हमने बाहर कर दिया, तो इसमें और इसमें क्या चेंज आया, 1/4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डी को हम डबल करते हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। सुन रहे मेरी बात, ये बुक के क्वेश्चन 10 चैप्टर में देखोगे एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी मैं समझा रहा हूँ, ये कह रहा है अगर दोनों को डबल कर दिया जाए, अब देखो ये एम है, ये एम है, दोनों को डबल कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो लिखने के तरीके में ऐसे ही हमें लिख के दिखा देना भी पड़ता है, ठीक है। कि ये जी है, ये एम है, ये बड़ा एम है, बटे में डी का स्क्वायर है, ठीक है। उसने बोला है कि एम जो है वो डबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में मैं एक बार ये करके देखा, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ, ये m1 डबल हो गया और m2 भी जो है डबल हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ फॉर्मूला लगाएंगे, जी यहाँ पे m1 और ये m2 बटे में, देखो मैंने m1 m2 से माना है, तो ये 1 इधर कर रहा हूँ, ये 2 इधर कर रहा हूँ, तो डी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो जी वही रहेगा, m2 की जगह आएगा 2m, m1 की जगह आएगा 2m, डी का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये कितना बढ़ गया, 4 गुना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे ना, बार बार देखेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ आ गए, तो 2 2 4 ही तो होता है। तो मतलब अगर हम दोनों को डबल डबल करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, तो 4 गुना हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर केवल एक को डबल किया था, हमने यहाँ पर एक को डबल किया तो डबल हुआ था, और डी को हमने डबल किया था तो ऊपर 2 लगाओ, तो स्क्वायर लगाओ, तो 4 गुना हो गया, 1/4 हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है 11th, तो यहाँ पर रुद्र है, ठीक है। ये आपके चैप्टर नंबर 3 से है, ठीक है। तो क्वेश्चन बुक का नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल की कल वीडियो आपको, अब देखो तब पेपर तो आपको हाँ चलो देख लेंगे बाद में। अभी अब देखो, ये क्या, रुद्रा जो है वो 5 मोल कार्बन एटम के कंटेनर में लेता है, और आयुष जो है वो 5 मोल सोडियम के लेता है, ठीक है, दूसरे कंटेनर में, ठीक है। तो कंटेनर दोनों का वेट सेम है, तो ये कह रहा है बताओ दोनों में से हैवी कौन हो जाएगा जब इसमें हम इस प्रकार का सामान डाल देंगे। उसके कह रहा कंपेयर द नंबर ऑफ द एटम इन द बोथ द कंटेनर, कैलकुलेट एंड फाइंड रिजल्ट इन बोथ केस। दोनों में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कैलकुलेट एंड फाइंड द रिजल्ट इन बोथ केसेस, उसका आपको रिजल्ट पता लगाना है। देखिए यहाँ पर 5 मोल लिखा हुआ है, ठीक है, तो रुद्रा है, तो पहले हमने यहाँ रुद्रा लिख दिया, ठीक है। तो ये जो मोल लिखा होता है इसे एन से नोट करते हैं, तो n1 ले लिया, 5 मोल दे रखा है, और कार्बन नाम लिखा है, तो जो नेम होता है तो उसका जो मास होता है, ठीक है, मोलिकुलर मास जो होता है उसको हम बड़े एम से डिनोट करते हैं, तो ब्रैकेट में सी लिख लिया, तो सी का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, 12 यू। उसके बाद हमें छोटा निकालना है, क्योंकि उसको उन्होंने कंटेनर में डाला तो वो ग्राम में, छोटा एम ग्राम में होता है, तो छोटा एम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एम1 ले लिया, n1 मल्टीप्लाई m1, तो 5 मल्टीप्लाई 12, तो कितना आ गया, 60 ग्राम आ गया, ये ग्राम में होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, आयुष है, ठीक है, तो आयुष यहाँ लिख दिया हमने, और n2 कितना है,
N2 वही 5 मोल है, ठीक है। और M2 क्या नाम है उसका, सोडियम का। तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है, मोलिकुलर मास कितना होता है, ठीक है। देखो थर्ड चैप्टर में मैंने आपको टेबल दिखाई था ना शुरू में, अगर आपको याद हो तो यहाँ दिखाऊं मैं, ये ठीक है, ये देखो है ना, ये तो ये तो 23 होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें इसमें M निकाल लेना इसका भी, तो क्या N2 मल्टीप्लाई में M2, तो 5 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। आप इसको पार्टिकल्स में भी निकाल सकते हो, वो जो एवोगाद्रो में निकालते हैं ना। 5×3 = 15, 5×2 = 10 और 11 115 आ गया। अब बताओ कौन किसका वजन ज्यादा होगा, ठीक है, किसका वजन ज्यादा होगा बताओ। ये 60 ग्राम का आ रहा है, ये 115 ग्राम का आ रहा है, तो इसका मतलब हुज कंटेनर इज हैवियर, बताइए। तो आपके लिखूँ आयुष, ठीक है। तो ए वाले का आंसर में क्या आ जाएगा, आयुष कंटेनर इज हैवियर, ठीक है। ये कह रहा है कंपेयर द नंबर ऑफ एटम। अब दोनों में नंबर ऑफ एटम पता लगाने, ठीक है, क्या पता लगाने, नंबर ऑफ एटम पता लगाने इन बोथ द कंटेनर्स एंड कैलकुलेट एंड फाइंड रिजल्ट इन बोथ केसेस। तो हमने रिजल्ट ये तो सब निकाल ही लिया, ठीक है। अब हमसे नंबर ऑफ एटम पूछा गया, जब हमसे नंबर ऑफ एटम पूछा जाता है तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम निकालेंगे रुद्र। रुद्र मैं रुद्र लिखूंगा, आप थोड़ा सा डिटेल वगैरह खुद लिख लेना, ठीक है। रुद्र तो नंबर ऑफ एटम निकालिए, तो रुद्र की जो नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब जो उसके पास चीज है, तो उसके कितने निकलेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जितने मोल है, जितने मोल है, नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं उसको आवोगाद्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आवोगाद्रो से, और ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, याद रखना, ठीक है। हिंदी में बताता हूँ, हमें परमाणुओं की संख्या पता लगानी है, परमाणुओं की जगह कणों की संख्या भी बोल देता है, ठीक है, परमाणुओं की संख्या पता लगानी है। तो आप लिखोगे मोलों की संख्या गुणा में आवोगाद्रो। तो मोलों की संख्या कितनी है, देखो इसमें भी मोलों की संख्या 5 है और इसकी मोलों की संख्या 5 है ना। तो दोनों का आंसर सेम ही निकलेगा। आवोगाद्रो कितना था, 6.022, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10, 5 × 10 = 111, 10⁻23, और पॉइंट इधर चला जाएगा तो 3.0110, 10⁻24 आ जाएगा, ठीक है। सेम यही चीज आप उसकी भी लिख देंगे, क्योंकि देखो इधर बोला कंपेयर नंबर ऑफ एटम्स, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल है, ठीक है, लेकिन उसका ग्राम जो है वो ज्यादा है, उसका ग्राम जो है वजन कम है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बहुत कैसे आप बताओगे, एटम में नंबर ऑफ एटम तो दोनों में सेम है, लेकिन जो ग्राम की बात हो रही है, ठीक है, जो उसका जो मास है वो अलग अलग है, ठीक है। समझ में आ गई, इस तरीके से ये था। अब आ जाइए 12th क्वेश्चन पर। ये सेम लिखना है रुद्रा के साथ वैसे, क्योंकि दोनों के मोलों की संख्या तो सेम ही है ना, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा था गिवन फिगर डिपिक्ट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये देखो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बना हुआ है ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट एक्स, ये देखिए बना हुआ है, क्योंकि इसमें कितने दो, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल कितना हो गया इसमें 8 हो गए, ठीक है। तो अब ये बोल क्या रहा है, द गिवन फिगर डिपिक्ट द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट एक्स, ठीक है, राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट एक्स। तो ये कह रहे इसके बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, बताइए। पहला एटॉमिक नंबर है, बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना है इसका। तो देखो कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एटॉमिक नंबर इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रहा तो मैंने आपको बता दिया कि पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि इसका वजन कितना है, तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से जोड़ देंगे तो वजन आएगा 10 और 8 18 होगा, ठीक है। अगर आपसे मास पूछ रहा है तो दोनों को आप ऐड कर दो, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना इसको ऐड कर दो, ठीक है, 18 आ गया। उसके बाद इसने बोला
इसका नेम बताइए, इस एलिमेंट का नेम बताइए। तो देखो 8वें नंबर पर जो है वो कौन होता है, ठीक है, आपको वो बताना है 8वें नंबर पर कौन होता है। ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, टेबल आपको दिखाता हूँ अभी, रुक जाओ। ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये है, ये टेबल है ना, ठीक है। इस तरीके से इसमें ना जो क्वेश्चन है ना, ये वाला और ये जो बुक का ये जो है, ठीक है, इस तरीके से देखो, ये वाला, ये क्वेश्चन, ये अच्छे से कर लेना ये, ठीक है। इसके जो है ना, मतलब ये कह लो 7 से लेकर 13 तक के सारे क्वेश्चन कर ही लेना इसके, जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। उसके लिए कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द टू एटॉमिक स्पीशीज एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो, ये देखो दे रखा है। ये देखो मैं अभी बोल ही रहा था कि ये वाला क्वेश्चन देख लेना, देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन है ना, और ये इसी तरीके से ये दे दिया। तो ये कह रहा है इसका मास नंबर बताइए, तो एक्स का मास क्या होगा, ठीक है। ये देखो ये और में है ओके, 12 क्वेश्चन का ही और में है। तो पहले का बोला मास नंबर क्या होगा, इसका मास नंबर क्या होगा। मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या। तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या है ना वो क्या होगी, देखिए, ये देखो ध्यान से देखो, इसका प्रोटॉन 8 है, इसका प्रोटॉन, इसका न्यूट्रॉन कितना है 8, तो 8 में 8 जोड़ेंगे कितना आ गया 16, तो 16 आंसर है, ठीक है। मास नंबर ऑफ एक्स, ठीक है, तो एक्स की द्रव्यमान संख्या, ठीक है, क्योंकि अब बोला वाई की, तो वाई की द्रव्यमान संख्या, ठीक है, तो इंग्लिश में मास नंबर ऑफ वाई, तो कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं, अभी हमने करा था ना ऊपर क्वेश्चन में। तो 8 और 10 कितने होगा, 18 होगा। तो ये कह रहा है कि रिलेशनशिप बताइए, इन दो स्पीशीज में रिलेशनशिप क्या है। देखो जब प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन बराबर होता है ना एटॉमिक नंबर के, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को बोलते हैं परमाणु संख्या पहले इंग्लिश में सुनो, जब एटॉमिक नंबर सेम है 8 और 8, लेकिन मास नंबर यहाँ 16 और यहाँ 18 अलग अलग होते हैं, तो उसको आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। तो आपका इसका बी का आंसर लिखेंगे आइसोटॉप्स, मतलब समस्थानिक। अब हिंदी में सुन लो, जब परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो उसको हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। और ये आप जब बुक खोलेंगे ना, तो ये आइसोटॉप्स का टॉपिक दे रखा होगा, और आइसोटॉप्स का एग्जांपल ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम याद रख लेना, और एक ये वाला और ये वाला। और इसके एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है, जैसे यूरेनियम जो आइसोटॉप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, ठीक है। और जो आइसोटॉप है, आइसोटॉप मतलब समस्थानिक, ठीक है, ये कैंसर के इलाज के लिए काम करता है, कोबाल्ट। और गोटर जो गले में जो गलफड़ा हो जाता है, तो आइसोटॉप आयोडीन का काम करता है, ठीक है। हिंदी में देख लेना, चैप्टर 4 है, लास्ट पेज है, देख लेना, ठीक है। और आइसोटॉप का उल्टा होता है आइसोबार, ठीक है। इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है ना अलग होते हैं, ये लिखा, और मास नंबर इसके सेम होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इसमें, ये लिखा है लास्ट में, ये पूरा पढ़ लो। एक ऐसे एटम एलिमेंट के जिनका मास नंबर सेम होता है पर एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, मतलब समभारिक बोलते हैं, समभारिक, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, तो आप बता देना कि किसी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको जेड से लिखते हैं, जेड से, ठीक है, किससे लिखते हैं, जेड से। और मास नंबर किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, ठीक है। ये लिखा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको जोड़ देंगे तो उसको हम बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। समझ आ गई, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ जी, कि कितने एटम हैं
कितने एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसने पूछा आइसोबार बताइए, तो आइसोबार तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यहां से यहां तक। संभारिक, ठीक है, तो संभाविक में आपको मैंने बता दी, हिंदी में सुन लो कि किसी तत्व के परमाणुओं में, ठीक है, अगर द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या अलग अलग होती है तो उसको हम समभारिक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है, ये 13 क्वेश्चन है, ये कह रहे व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखो 13 देख लो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये कह रहा है कि आप बताइए कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्कोमोडेटेड इन द एम शेल ऑफ एन एटम। मैंने आपको बताया था ना कि एक के शेल होती है, फिर एल होती है, फिर एम होती है, फिर एन होती है ना। तो ये कह रहा है कि आप बता सकते हैं कि एम के अंदर जो है मैक्सिमम कितने भर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, इसमें हम 2 लेते हैं, इसमें हम 8 लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम जब हमें वैलेंसी वगैरह निकालनी होती है तो हम नॉर्मली 8 लेते हैं, लेकिन भर कितने सकते हैं मैक्सिमम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n का स्क्वायर होता है। तो आप लिखेंगे 4m, एम में कितने भरेंगे, कौन से नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे आती है, तो 3 पुट कर देंगे, तो 2 × 3 × 3, तो 3 से 9, 9 टू जा कितना हो जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 18 भर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है एन एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इन द एम शेल में, कौन सी एम, देखो पहले के आएगा, पहले क्या आएगा के, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा। तो ये कह रहा है अगर एम में हमने 5 भर दिए, एम में 5 भर दिए, तो ये कह रहा है कि और आउटर मोस्ट है वो, मतलब इसके आगे कोई और नहीं है, एम के आगे और कोई नहीं, अगर है भी ना तो वो खाली होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। मतलब ये जो है ना KRMN, इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। शॉर्ट में लिख लो कन्फिग्रेशन, ठीक है, आगे करना। तो कैसे, देखो अगर उसने एम में 5 भर दिए तो ये जब तक नहीं भर सकते जब तक ये ना भरे हो, तो ये अपने भी 2 भरा होगा, ये 8 ही भरा होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं एक बात आपको और थोड़ा सा बता दूं, देखो अगर उसने बोल दिया कि ये के है, ये एल है, ये एम है, ठीक है, इसमें 3 है, तो इसमें पहले से ही भरे होंगे ये, क्योंकि पहले ये भरता है, फिर ये भरता है, फिर ये भरता है। सुन रहे मेरी बात। और अगर मैंने ये बोल दिया कि एल एम एन, इसमें 2 भरे हैं, तो 2 8 8 इस तरीके से पहले भरे होंगे। तो इसने बोला था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए, तो इतना लिख देंगे, इसमें 8 और 2 अपने लिख देंगे हम। ठीक है, हम ये वाला नहीं भर सकते क्योंकि यहाँ तक भरा है। मतलब आप इसको इस तरीके समझिए कि अगर आप अभी 9th में हैं तो आप 6ठी या 7वीं को बिना पास किए 9th में नहीं आ सकते। ठीक है ना, आपको एक एक करके आना पड़ेगा स्टेप वाइज। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसका इसमें इतना ही पूछा था, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया वैलेंसी कितनी है तो 8 में से 5 गए 3, संयोजकता कितने 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो कितने 5, बाहर जितने होते हैं उसे संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं।